नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जेआईबी विद अशोक को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, ओके, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज आते हैं उनकी जानकारी मिले, पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए जो आपकी पहला पेपर है, आपकी पहली बुक है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आईई एंड आईएफएस बोलते हैं इसको, जो है इसका सिलेबस लेकर के आया हूँ। हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जानेंगे कि क्या क्या है पढ़ने को, कौन कौन सा जरूरी है, क्या क्या छोड़ा जा सकता है, इस सब बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब बुक में जो आपकी मैकमिलन की बुक है उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो 4 मॉड्यूल है बेसिकली मेरे ख्याल से, ठीक है, 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल सी इज देयर एंड मॉड्यूल डी इज देयर। ओके, 4 ही मॉड्यूल है, 5 नहीं है। ओके, तो चारों मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। पहला मॉड्यूल फ्रेंड्स आपका है, देखिए, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। क्या है? इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, यानी इकोनॉमी की बात करेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी पहला चैप्टर है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी दूसरा चैप्टर है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग, ये आपका तीसरा चैप्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी में, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, अभी केवल शुरुआत की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, 8 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी के बारे में, और कौन कौन से इश्यूज इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है इसकी भी हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद में मॉड्यूल बी में आएंगे। इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ये जितना भी है फ्रेंड्स, ये आपका जो मॉड्यूल बी है यहाँ पर, ये जो है पहले CAIIB में ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए हुआ करता था, ये उसी का पार्ट है। पहले ये मॉड्यूल ए हुआ करता था वहाँ पे CIB में, इसको हटा करके JIB में रिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर ले आए हैं। यानी ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये पूरा मॉड्यूल मैंने पहले पढ़ाया हुआ है CIB जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, या पढ़ा रहा हूँ। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सप्लाई और डिमांड के बारे में, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन के बारे में, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, बिजनेस साइकिल के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद में नेशनल अकाउंट एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, यूनियन बजट की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने पढ़ाई हुई हैं, पूरा चैप्टर पर ग्रेस्पिंग है। अगर आप ध्यान दें तो देखो यहाँ से जो आपका मनी सप्लाई है, यहाँ M1, M2, M3, M4 है, उससे रिलेटेड केस स्टडीज आती हैं। M1 किसे, नैरो मनी, ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है ना, 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेसेज फेयर इकोनॉमी क्या होती है, इसी में ही है, पूछा जाता है। बिजनेस साइकिल में आपका BRDR है ना, BRDR का कॉन्सेप्ट है, ये भी वहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद में GDP के कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे हम। GDP, इसके पहले अगर आपने GDP नहीं पढ़ी है मेरे से तो यकीन मानिए कि आप GDP ये मेरे से पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ गेन किया है, कुछ समझा हुआ है। सिमिलर वी विल टॉक अबाउट यूनियन बजट में भी हम अच्छा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में एक थ्योरी है, काफ़ी कठिन है ना, जिसमें ग्राफ वगैरह बने हुए हैं, वो भी मैं आपको कवर करके दूंगा, आपको समझ में आएगा, नॉट टू वरी, क्योंकि चूंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ, इनके सबके वीडियोज बने हुए हैं, पर हम आपको नए सिरे से पढ़ाएंगे, कुछ भी पुराना आपको मटेरियल नहीं सप्लाई किया जाएगा, सब कुछ नए सिरे से पढ़ाएंगे, ताकि चीज़ें GIB के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। ओके, ध्यान देना है कि हम GIB के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि GIB के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ना जरूरी। देखो CIB क्या है, एलोबरेटिव है, मतलब कहने का CIB आपकी इन डेप्थ स्टडी मांगती है, जबकि GIB इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की बात नहीं करती है। GIB कहीं ना कहीं आप यूँ समझ लीजिए कि GIB अगर जो है 60% है तो CIB आपका 100% है, मतलब डिफ़िकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इतना डिफरेंस आता है। ये 60% है, वो 100% है, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में लाइन बाय लाइन जाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें उतना लाइन बाय लाइन जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ब्रीफ स्टडी करेंगे ताकि जो है आपको जो काम की चीज़ें हैं वो ना छूटें, ठीक है, और तैयारी हो जाए, यही कोशिश रहेगी। फिर है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की यहाँ पर बात करनी है मॉड्यूल सी में।
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, BR एक्ट 1949 इसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, NBFC कंपनीज़ के बारे में, इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में। उसके बाद में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने वाले कौन कौन है, क्या क्या उनका रोल है, रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट क्या किए गए हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसकी बात करनी है। उसके बाद में आ जाता है मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, फाइनेंस के जो प्रोडक्ट हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं। इसमें आपका फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट। अब देखो मैं आपको अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि मनी मार्केट में अगर आप आए हैं तो यहाँ पर कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी 100% पूछा जाने वाला सवाल है, पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, मर्चेंट बैंकिंग, डेरिवेटिव मार्केट, वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंस, हायर परचेज, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट, पैरा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जो आपकी RS EIT वगैरह होती हैं इनकी भी बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट एंड बॉन्ड मार्केट, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनेमिक्स, उसके बाद में फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम यानी कि ट्रेड्स, इन सब की बातें हमें करनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर जाते नहीं हैं, आप देखोगे थोड़ा थोड़ा बातें करके हर जगह से, जैसे फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग काफ़ी डिटेल का चैप्टर है, आप अगर CIB में BFM में जाओगे तो पढ़ोगे तो समझोगे, लेकिन यहाँ पर एक हल्का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे करके हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जो है हमें मतलब टोटल 45 चैप्टर्स आर देयर जो हमें कवर करने हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ डिटेल में बात करें हर एक मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक बार ज़रा सा ब्रीफली बताऊँगा, एक बार देख लेते हैं कि हाँ क्या क्या किस जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि एक माइंडसेट बन जाए कि हाँ हमें क्या देखना है। अब देखिए 2 तरीके के लोग हैं, एक ऐसे जिनको नॉलेज चाहिए, एक ऐसे जिनको पास होना है, ठीक है। जिनको नॉलेज चाहिए उनके लिए डिटेल में वीडियो जो होने चाहिए, और जिनको सिर्फ पास होना है उनको सिर्फ बस टू द पॉइंट, 1 लाइनर ऐसा दे दीजिए, काम चल जाए, मेरा बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो दोनों तरीके के लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की मेरा प्रयास रहेगा, देखते हैं कि कैसा बनता है अपना प्रोग्राम, ठीक है। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कृपया जो है हमें सपोर्ट करें। मैं चाहूँगा सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक वगैरह कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों से भी बताएं कि CIB विद अशोक इज नाउ अवेलेबल विद द JIB विद अशोक। ओके, JIB विद अशोक इज देयर। जो नहीं पास हो रहे हैं, मेरा चैनल उनके लिए पिने यानी रामबाण का काम करेगा। जो पिछले कई वर्षों से, कई अटेम्प्ट से ट्राई कर रहे हैं JIB फिर भी नहीं निकल रहा है, उनके लिए मैं लिख के देता हूँ, मुझे पढ़ा लेने दीजिए चारों किताबें। जून 2024 और दिसंबर 2024 में चारों बुक्स कवर कर दूंगा। आप दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम मेरे साथ, मेरे वीडियोज पढ़ करके देखिए और फिर फेल हो जाइए, फिर हमसे बात कर लीजिएगा। जो होगा भाई कर देंगे, अब क्या बोले यहाँ पर, इस मौके पर जो है क्या कहा जाए कि अब क्या करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो रिजल्ट रहे हैं काफ़ी बेहतर रहे हैं। 58 ईयर की एज में भी लोगों ने CIB पास किया है, मैं आपको ये बता दूं, 58 ईयर की एज में। अब आप सोचोगे सर 58 की एज में क्यों करा, उसके पहले कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, पर सर कभी समझ में ही नहीं आया, CIB कभी समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। JIB तो पढ़ लिया, पास हो गए, लेकिन CIB कभी समझ में नहीं आया। और जब समझ में आना शुरू हुआ, उनके ब्रांच में मैडम हैं, उनकी ब्रांच में लोगों ने कहा कि मैम एक बार ना आप CIB अशोक सर के वीडियोज़ देख लीजिए, ना समझ में आया तो छोड़ दीजिएगा, वैसे भी आपने छोड़ ही रखा है। पर उन्होंने मेरे वीडियोज़ देखे 2-4, उनको समझ में आया और उन्होंने पढ़ना शुरू किया और 2 अटेम्प्ट में पास हो गए। झूठ नहीं बोलना है, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि एक ही अटेम्प्ट में पास हो गए। आपको मेरे पास उनकी ऑडियो क्लिप है जो उन्होंने रिकॉर्ड करके खुद भेजी है, टेलीग्राम पर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। इवन उन मैडम का अगर आप चाहोगे तो मैं कांटेक्ट करवा करके बात भी करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ ऐसा गेम नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल करके कोई गेम करूँगा, क्योंकि झूठ बोल करके मुझे मिलेगा क्या भाई, जो है ये समझिए ना। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑल आई एम आस्किंग इज, मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा विश्वास दिखाइए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए कि हाँ सर हैं तो मुमकिन है, ऐसे समझ लीजिए ना। तो ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी में इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन प्री ब्रिटिश एरा, उसके बाद में इकोनॉमी 2008 के बाद, स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या सीन है, इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन फॉर
5 ईयर्स प्लान मतलब 5 जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उनके बारे में। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर हैं, तो देखिए रोल और इंपॉर्टेंस क्या है, 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर में आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वाटनरी एंड क्विनरी सेक्टर्स, डिफरेंट रिवोल्यूशन इन प्राइमरी सेक्टर, डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स, जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन सेकेंडरी सेक्टर, सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अब देखो अगर एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ सकता है आपसे सनराइज सेक्टर कौन सा है, सनराइज सेक्टर कौन कौन से हैं। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में क्या योगदान है, कितना % का योगदान है, एम्प्लॉयमेंट में कितना योगदान है, एम्प्लॉयमेंट में कितना योगदान है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इनमें से कौन सा टर्शियरी सेक्टर नहीं है, इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन और फ्रेम किए जा सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर फ्रेंड्स आपके बैंक प्रमोशन के एग्जाम में भी पूछा था और बड़ा ही फेवरेट टॉपिक होता है बैंकर्स का। अगर क्वेश्चन रखना चाहे तो प्रायोरिटी सेक्टर सबसे अच्छा टॉपिक होता है। उसके बाद एमएसएमई जो है आपका, एमएसएमई की लिमिट्स क्या हैं, अभी नई लिमिट्स रीस्ट्रक्चर हो गया, मतलब नई लिमिट्स आई हुई हैं जिसमें हमें 1 करोड़ 5 करोड़ है ना, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है और 50 करोड़ है ना। और फिर इसका 5 गुना 5 करोड़, इसका 5 गुना 50 करोड़ है, इसका जो है 10 गुना जो है, नहीं गड़बड़ हो रही है फ्रेंड्स, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है मौके पर एमएसएमई की लेटेस्ट जो है लिमिट। ओके, तो 1 करोड़ है, 10 करोड़ है और 50 करोड़ है, और इसी का 5 टाइम्स करते हैं तो 5 करोड़ 50 करोड़ और ये जो है 250 करोड़ होता है। ये होता है आपका कितना इन्वेस्टमेंट किया है और ये होता है आपका कितना जो है टर्नओवर है। ओके, ये लिमिट पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आईबीपी का, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये आपका माइक्रो, ये स्मॉल का और ये मीडियम का, तो इस बारे में इस मतलब ये जो मैंने बताया ना ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जेआईबी में तो 100% रखना ही रखना है और हो सकता है एक पेपर में नहीं कई पेपरों में भी रख दें, ये भी पॉसिबल होता है। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रायोरिटी सेक्टर में आती हैं, उसके बाद में प्रायोरिटी सेक्टर के जो नाम्स हैं उसकी बात करेंगे। एमएसएमई का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, रीसेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, एमएसएमई का जीडीपी में क्या रोल है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में, मेक इन इंडिया के, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम है, देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत ये भी पूछा जा सकता है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये भी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे, रेल, रोड, सिविल एविएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल वगैरह, ये सारी बातें इसमें करेंगे। ग्लोबलाइजेशन और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड एडवोकेसी, ग्लोबलाइजेशन एंड इसका इम्पैक्ट इंडिया पर, फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, द थ्रेटेंड रिमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्टिज्म, मतलब कहने का ग्लोबलाइजेशन हुआ, पहले हमने पूरी दुनिया के लिए अपने देश को खोला और फिर बाद में जो है नहीं मेरा अपना है, प्रोटेक्ट करने की हमने कहीं ना कहीं बात करनी शुरू कर दी। तो ये रिवर्स गियर का यही है कि एक तरीके से लोग अब महसूस कर रहे हैं कि जैसे अब देखा जाए कनाडा वगैरह में इंडियन भरे जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहे हैं, निवासी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैनेडियन कम्युनिटी जो है अपने आप को थोड़ा सा प्रॉब्लम में फेस मतलब महसूस करे तो वो प्रोटेक्टिज्म वहाँ पर शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे विद्रोह और विरोध ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, बोरिंग चैप्टर है, सीरियसली बता रहा हूँ, ये पहले था उसमें सीआईबी में था, चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था इकोनॉमिक रिफॉर्म, मॉड्यूल ए का, अभी यहाँ आ गया है। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में रियल सेक्टर में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल सेक्टर में उसका हमें इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, इन सब की बातें करनी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है। एफटीपी स्ट्रक्चरल चैलेंज 1990, एफटीपी पॉलिसी है ना, एफटीपी का मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15 से 2020, चैलेंजेस जो कि एड्रेस किए जाने हैं एफटीपी में, एफडीआईएस, एफआईआई, रीसेंट ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए डायमेंशन, ये सारी बातें हमें यहाँ करनी है। उसके बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें वर्ल्ड बैंक, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
है ना। उसके बाद में रीसेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा इस मॉड्यूल से तो यहाँ जरूर आएगा, वो एक आधी बातें आपसे पूछ कर जाएगा। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 हैं। कब आए थे, किसने बनाया था, काइंड ऑफ दैट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब एलिमेंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आपने डेवलप किया लेकिन वो सस्टेन करें। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक आदमी है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, साल में 4-5 लाख रुपए कमाने लगा, प्रॉफिट। उसके अंदर अगले साल फिर 5 लाख कमाया, उसके अगले साल 1 लाख कमाया, उसके अगले साल घाटे में चला गया, उसके अगले साल फिर घाटे में जा रहा है, और फिर उसका बिजनेस कभी ग्रो नहीं हुआ। तो क्या वो सस्टेन कर पाया? उसका डेवलपमेंट क्या सस्टेन कर पाया, होल्ड कर पाया? नहीं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। आपकी नौकरी नहीं थी, पहले मान लीजिए आप फैमिली के इकलौते सदस्य हैं जिसको सरकारी नौकरी मिली बैंक में। अब आप अर्निंग करना शुरू किए, धीरे धीरे आप कमाना शुरू किए। पहले 35,000 पाते थे, अब 65,000 पाने लगे, आगे 1,20,000, रिटायरमेंट तक 4 लाख रुपए महीने पाना शुरू कर रहे हैं आप सैलरी को, मैं मान लेता हूँ। तो आपका जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल है, आप होल्ड कर पा रहे हो। पहले नॉर्मल पानी की बोतल पीते थे, फिर बिस्लेरी की पीनी शुरू करी, और अब जैसे विराट कोहली वगैरह देख रहे हो, काला पानी पता नहीं कौन सा पानी पीना शुरू किया 2-2 लाख रुपए का। ये वो लोग हैं जो दाल चावल खा करके जो है क्रिकेट मैच जीता करते थे। अब उन्हीं लोगों को जो है वो 2 लाख का पानी लगता है मैच ना जीतने के लिए। मतलब समझिए आप इस बात को, क्या हो रहा है। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप। एक समय था जब इन लोगों के पास में पैसे नहीं हुआ करते। जब पैसे ही नहीं है यार, मैं 2 लाख का पानी पी लूँगा क्या? आप बताओ। मैंने पढ़ा है हार्दिक पांड्या जो है ट्रक के पीछे बैठ करके जो है जाया करते थे क्रिकेट खेलने, आज 5 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, 2 लाख रुपए का एक घूंट पानी पीते हैं। भाई समझो क्या हो रहा है। तो इनके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके जो डेवलपमेंट हुए हैं वो सस्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इनकी जो जनरेशन है वो भी सस्टेन करे। ये 2 लाख का पानी पी रहे हैं, अगली इनकी जो पीढ़ी आए वो 5 करोड़ का पानी एक बूंद ले, पोलियो की ड्राप टाइप का, वो 5 करोड़ की एक बूंद ले ली भाई, अगले 2 साल तक कुछ पीना ही नहीं है, काइंड ऑफ दैट। अगर ऐसा होता है तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए जोक्स अपार्ट है, मैं ऐसे बोलता रहता हूँ ताकि जो है माहौल थोड़ा सही रहे। कोर एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल इशूज एंड इनिशिएटिव, इंडियाज प्रोग्रेस इन SDG इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, है ना, CSR एक्टिविटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी क्या इशू फेस कर रही है? गरीबी है, भुखमरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि जो है हमें गरीबी कम करनी है, नौकरियां बढ़ानी है, इनक्वालिटी बढ़ रही है आपस में, मतलब असमानता बढ़ रही है, माइग्रेशन का इशू है, एक्सेस प्रेशर रिसोर्सेज पर है, रेमेडीज़ क्या है संभव, पैंडेमिक सिचुएशन में क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ पर करनी है। फिर आ जाता है आपका फ्रेंड्स मॉड्यूल बी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो है बुक्स के भी नाम दिए होंगे, उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक का फादर किसे कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है, मार्केट कमांड और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर सरकार का जोर चलता है उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का जोर चलता है उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर दोनों लोग मिलकर के डेमोक्रेसी टाइप का होता है उसे क्या कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सप्लाई और डिमांड से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, कई बार जो है केस स्टडी भी पूछी जाती है। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि यहाँ पर जो है 70 रुपये किलो वाला सेब है, 5 क्विंटल बिक रहा है, 30 रुपये किलो वाला सेब है, 2 क्विंटल बिक रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सप्लाई एंड डिमांड से। कौन कौन से फोर्सेस हैं जो सप्लाई डिमांड कर्व को डिसाइड करते हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट करता है, किस वजह से शिफ्ट करता है, ये भी पूछते हैं। उसके बाद में इक्विलिब्रियम जो है सप्लाई और डिमांड की कहाँ पर इस्टेब्लिश होती है, सप्लाई डिमांड में जब शिफ्टिंग होती है तो उसका क्या प्रभाव होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मनी सप्लाई में मैंने आपको बताया M1 M2 M3 M4 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपसे। M1 M2 नैरो मनी किसे कहते हैं, ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, M1 M2 M3 M4 उनके फार्मूले। तो मनी क्या होती है, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, इन्फ्लेशन को कैसे मापते हैं, क्वेश्चंस विल बी देयर। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, लेकिन यदि एग्जामिनर चाहे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठा सकता है। मेरा कहने मतलब ये है। अब अगर सब में से क्वेश्चन उठा लेगा तो भाई 45 चैप्टर हैं, 45 चैप्टर हैं, 2-2 क्वेश्चन उठाए तो 90 क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भर भर के क्वेश्चन यहीं से M1 M2 M3 नहीं। हो सकता है कि एक एग्जाम हो जिसमें ये पूछ ले नैरो मनी किसे कहते हैं, बस इस चैप्टर को यहीं छोड़ दिया, जाओ नैरो मनी किसे कहते हैं, निकला यहाँ से, हटाया। कई बार ये होगा कि जो है नैरो मनी किसे कहते हैं ये भी पूछ लिया और साथ ही साथ में एक 5 नंबर की केस स्टडी आपको चिपका दी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, हाँ यही था, कीन्स की थ्योरी है, थोड़ा इसको अच्छे से समझने की जरूरत होती है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कैसे करते हैं, हिग्स हैंसन सिंथेसिस, ISLM कर्व, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ISLM कर्व से क्वेश्चन आता ही आता है। सो दो थ्योरी हैं यहाँ पर, एक तो ये कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, दूसरा हिग्स हैंसन की सिंथेसिस, जिसे ISLM कर्व कहते हैं, पूछा जाता है। ओके, उसके बाद में बिजनेस साइकिल, एक आधे 1 नंबर का क्वेश्चन चिपकाते हैं। ओके, बिजनेस साइकिल जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस साइकिल की और फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल की कौन कौन सी फेजेज, इसी के लिए एक फार्मूला है BRDR, है ना, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, है ना, उसी के लिए ये फार्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन एक आधे पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में आपको ये जो है टूल्स कौन कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ से पूछा जाता है। OMO किसे कहते हैं, स्टरलाइजेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हाउ डिड मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया रिस्पॉन्ड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिजिकल पॉलिसी, FRBM, अब ये पूछा जाता है कि फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, RBI बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है ना, कौन बनाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस विल बी देयर। तो उसके बाद में GDP के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं, यहाँ तक कि इससे केस स्टडी भी बनती है GDP के। कंपटीशन कैसे करेंगे, यूटिलिटी क्या है GDP के, यूनियन बजट से भी न्यूमेरिकल आते हैं, डेफिसिट से खास करके, है ना, एक्सपेंडिचर, रिसिट एक्सपेंडिचर, उसके बाद में डेफिसिट, प्लान एक्सपेंडिचर। डेफिसिट क्या होता है, 3 तरीके के घाटे होते हैं, वित्तीय घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, ऐसे करके इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आती है बात फ्रेंड्स, मॉड्यूल C पे पहुँचे। मॉड्यूल C में हमें बात करनी है, मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या देखना है। ओके, और अगर 1 नाइट स्टैंड है कि मतलब 13 को एग्ज़ाम है और आप 12 तारीख को ही पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसे बहुत ज़्यादा देखने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, सीधे जो है वीडियोज़ देखिए, है ना, या फिर नोट्स पढ़िए। मॉड्यूल C इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, मतलब फेज 1 में 1951 से लेकर के, उसके बाद में फेज 2 में 1951 से मिड 80s तक के, फेज 3 में पोस्ट 90s में नरसिम्हन कमेटी, आप ये गांठ बांध लीजिए, कमेटीज इंपॉर्टेंट होती है। नरसिम्हन कमेटी 100% पूछी जाएगी। नरसिम्हन कमेटी 2 बार आई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें आपके देखो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनके टाइप्स, लोकल एरिया बैंक, RRB, कोऑपरेटिव बैंक, उनके टाइप, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFC, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि देखो पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक कहीं ना कहीं लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि मतलब जो पेमेंट बैंक होते हैं उनकी मिनिमम जो है पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो है स्टार्टअप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये भी पूछा जाता है। ओके, लोकल एरिया बैंक का मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल कितना होता है, आप देखिए, आंसर करिए, देखिए अगर आपको आता है। उसके बाद में अगर पेमेंट बैंक में किसी कस्टमर का अकाउंट है तो वो मैक्सिमम कितना पैसा एक मोमेंट पे होल्ड कर सकता है, ये सारे क्वेश्चन। फिर आता है BR एक्ट एंड RBI एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और RBI एक्ट 1934। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो बॉस, सुप्रीम बॉस RBI है, लेकिन RBI को ज़्यादातर पावर जो बैंकों के ऊपर मिलती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से ही मिलती है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। बैकग्राउंड ऑफ इनएक्टमेंट पार्ट 1 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक। शेड्यूल क्या क्या है RBI एक्ट के, पार्ट 2 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 1 से सेक्शन 56 तक, ये डिस्कस करना है। उसके बाद में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से डेवलपमेंट में मदद करते हैं, नाबार्ड वगैरह आपका आ गया, एग्जिम बैंक, IDBI, NABFID वगैरह आ गए, इन सब की बात करनी है। ओके, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या गैप था, क्या किया गया, उसके बाद में DFI का क्या रोल रहा है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, उसके बाद में ICICI के बारे में, IDBI के बारे में, SIDBI के बारे में, एग्जिम बैंक के बारे में, नाबार्ड के बारे में, मतलब ये एक तरीके से जो अलग अलग सेक्टर्स को रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करें। नाबार्ड पूरा RRB देख रहा है, ग्रामीण बैंकिंग देख रहा है, SIDBI आपका MSME का काम देख रहा है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखो माइक्रो फाइनेंस इंडिया में कैसे इवेल्युएट हुआ, ग्रामीण बैंक मॉडल क्या है, माइक्रो फाइनेंस को कैसे डिलीवर किया जाता है, कैसे माइक्रो फाइनेंस का मतलब छोटे टिकट, छोटे लोन। ओके, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे लोन देना। इसमें खास करके आपका बैंक लिंकेज प्रोग्राम, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम की बात हम करेंगे। तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए अभी एक प्रोजेक्ट ई शक्ति करके आया हुआ है। ओके,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के पंच सूत्र पूछे जाते हैं, जेएलजी की लिमिट पूछे जाते हैं, मतलब कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद में एनबीएफसी एमएफआई हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का इंक्लूजन की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एनबीएफसी में आ जाइए तो एनबीएफसी क्या होती हैं, कितना फाइनेंस, कितना पैसा होना चाहिए, नेट ओन फंड क्या होता है, कितना होना चाहिए। एनबीएफसी की कई सारे टाइप होते हैं, कई लेयर होती हैं, बेस लेयर, मिड लेयर, टॉप, बेस लेयर, मिड लेयर, टॉप लेयर, ओके, इस तरीके की 3 लेयर होती हैं। उसके बाद में ऑम्बड्समैन स्कीम इस पर अप्लीकेबल होगी, उसके लिए क्या सीन रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एनबीएफसी, रेगुलेटरी ओवरसाइट क्या होगी एनबीएफसी के ऊपर, ये सारी बातें करनी है। इंश्योरेंस कंपनी में पूरा आजकल जो है बैंक में बैंकिंग कम हो रही है, इंश्योरेंस ज़्यादा बेचा जा रहा है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में, उनका हिस्ट्री डेवलपमेंट है ना, आईआरडीए के बारे में, रिपोजिटरी इंश्योरेंस अकाउंट वगैरह, ये सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स एंड देयर रोल। रेगुलेटर्स में देखो आरबीआई सबसे बड़ा रेगुलेटर हो गया, सेबी आपका कैपिटल मार्केट पूरा देखेगा, आईआरडीए आपका पूरा इंश्योरेंस सेक्टर देखेगा, पीएफआरडीए जो है आपका पूरा का पूरा पेंशन डिपार्टमेंट, अटल पेंशन योजना या जितनी भी पेंशन है ये सारे, इन सब के रोल के बारे में डिस्कस करना है। रिफॉर्म और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए बैड बैंक्स किसे कहेंगे हम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सीधा पूछा सकता है कि बैड बैंक किसे कहेंगे, क्यों, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि बैड बैंक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं। तो बैड बैंक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो गई, NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में। उसका में ईज एजेंडा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखना है। बात आ जाती है मॉड्यूल डी पे पहुंच जाते हैं हम, ठीक है। मॉड्यूल डी काफ़ी एलोबरेटिव मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को। मॉड्यूल डी में फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, फाइनेंशियल मार्केट की पहले ओवरव्यू करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, क्या क्या सेगमेंट है, कैसे फाइनेंस काम करती है, प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्राइस डिस्कवरी, ओके। मनी मार्केट में आप देख लीजिए, मनी मार्केट में देखो मैंने बताया था ना, मनी मार्केट की बात आएगी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। 100% यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन उठना है तो आप यहाँ से जरूर उठाइए, एज एग्जामिनर आपको ये चाहिए। ट्रेजरी बिल, टी बिल, CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CP कमर्शियल पेपर, पक्का क्वेश्चन, कई बार केस स्टडी, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको ये देखा जाएगा। ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है, बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम यानी BRDS क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है ना, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये मतलब टर्म है, पूछे जाएंगे। फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट बॉन्ड मार्केट की बात हो रही है यहाँ पर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में, बॉन्ड वैल्यूएशन और थ्योरम, बॉन्ड का वैल्यूएशन यानी बॉन्ड यहाँ कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आ जाएगा अगर हम यहाँ इन्वॉल्व होंगे। ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्राइमरी डीलर कौन होते हैं, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, फिम्डा, फिम्डा क्या होता है और फिम्डा का रोल क्या है, ये कहाँ पर मेजर रोल अदा करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछाता है। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम RDS क्या है, कारपोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में, इन सब बातों को हमें करना है। कैपिटल मार्केट, अब कैपिटल मार्केट की बात हो रही तो सेबी तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, है ना, सेबी की बात होगी। प्राइमरी मार्केट हो गई, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज हो गई। उसके बाद में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है, ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA क्या होता है, जब भी आपको किसी कंपनी का IPO लेना होता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी होल्ड कर ली जाती है, वो एस्बा के थ्रू करी जाती है, ओके। उसके बाद में कॉमन टर्म जो कैपिटल मार्केट में यूज किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। फॉरेक्स मार्केट में आ जाइए, फॉरेक्स मार्केट में फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, इसके फॉरेक्स के मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, लिबोर और अल्टरनेट रेफरेंस रेट क्या होता है, फेमा एक्ट 1999, इसके पहले फेरा था, फिडई के बारे में, है ना, फिडई के बारे में, US डॉलर इंडेक्स, अमेरिकन ADR GDR है ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, ये सारी बातें हमें करनी है। उसके बाद में इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस मार्केट्स एंड मार्केट डायनेमिक्स की बात करनी है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा हम ढीला छोड़ सकेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केट, कहीं ना कहीं इस चैप्टर को हम ढीला छोड़ेंगे। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। लेकिन अब देखो ये कंटेजियन इफेक्ट, अब ऐसे कीवर्ड ज़्यादा पूछ जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर उठाना हो तो आप ये पूछ लो कि कंटेजियन इफेक्ट क्या होता है, सब पढ़े बैठे रहो, ये नहीं पता होगा तो इसी को पूछेगा, मतलब इस तरीके की बातें होती हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, टर्म्स जो है इंपॉर्टेंस कर जाते हैं, इसीलिए सिलेबस को देख लेना जरूरी है। अगर इस पूरे चैप्टर में मैं बात करूँ तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन भी जरूरी होगा, मिड ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस क्या रोल अदा करते हैं वो जरूरी होगा। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में हम मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, बैकग्राउंड देख लीजिए। उसके बाद में
की कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है सेबी रेगुलेशन के हिसाब से, सेबी रेगुलेशन ऑन मर्चेंट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है। डेरिवेटिव मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट्स में आपको मिलेगा CDS, है ना, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर गाइडलाइन क्या है, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेरिवेटिव ISDA एग्रीमेंट क्या है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो जब आप CIB करोगे तो आपको ये BFM में बड़ी हेल्प करेगा। BFM वहाँ का CIB का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ओके, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम, TREDS, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, फैक्टरिंग क्या होती है, फॉरफिटिंग क्या होती है, पूरा एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे एक्चुअल में काम होता है फैक्टरिंग फॉरफिटिंग में। फैक्टरिंग की कमेटी कौन सी है ये भी पूछ लिया जाता है। TREDS क्या होता है। ओके, ये सारी बातें हमें इस पूरे चैप्टर में करनी है। वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल कैसे इवॉल्व हुए हैं, ओके, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, स्टेजेस ऑफ फाइनेंस क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे। लीज एंड हायर परचेज की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, लीज एंड हायर परचेज क्या होता है पूरा समझेंगे। टाइप ऑफ लीजिंग क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लीज फाइनेंस के क्या होते हैं, हायर परचेज क्या होता है, उसका एवेल्यूएशन कैसे हुआ है, लीजिंग ऑन फाइनेंशियल रेशियोज, उसके अंदर लीजिंग एंड हायर परचेज कंपेयर्ड, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करनी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और उनके फंक्शंस की बात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हमारे देश में परमिटेड हैं, ठीक है। क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज कौन कौन सी हैं, हमारे CICs कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर अपने आप में। म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड में एक आजकल नया टर्म पूछते हैं, रिस्कोमीटर करके है ना, मेरे ख्याल से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आजकल, शायद अगर आपने देखा हो। रिस्कोमीटर, रिस्कोमीटर ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, ये म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड है, ठीक है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपके GIB में। म्यूचुअल फंड और उनके फंक्शन क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड का रोल क्या होता है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैपिटल मार्केट में रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें करनी है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इंश्योरेंस क्या होता है, फंडामेंटल सिस्टम क्या होता है, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। लोकपाल की बात करेंगे, उसके में जो गवर्नमेंट स्कीम है, देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इनका इंश्योरेंस प्रीमियम, एज क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, उसके बाद में पेंशन डिपार्टमेंट में आपका देखिए सीधे सीधे लिखा ही है, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, APY NPS, अगर ये चैप्टर उठ रहा है तो क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। APY अटल पेंशन योजना के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, अटल पेंशन योजना मिनिमम पेंशन कितनी मिलती है, मैक्सिमम पेंशन कितनी मिलती है। ओके, उसके बाद में मान लो नॉमिनी की डेथ हो जाती है, अटल पेंशन योजना लिया हुआ है और नॉमिनी जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा उसके अकाउंट का, ये सारी चीज़ें। पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पैरा बैंकिंग सर्विसेज, उसके बाद में पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन, रेनुमरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगा मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट हमारा, जो कि है ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इनकी बात करेंगे, यानी कि REIIT और एक और है INVITs। ओके, तो ये है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, और ये जो है आपका होता है व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, INVITs। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी में नहीं ले जाएंगे आपको, एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़्यादा डिफिकल्टी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हमको कि ये क्या चीज़ है, REIT क्या है, NVIT क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आइडियाज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको पूरा कवर अप कर दिया है मैंने। पहला जो पेपर है आपका इंडियन इकोनॉमी वाला, ठीक है, इसको इंडियन इकोनॉमी ही बुलाएंगे, वो उतना ज़्यादा एंड वेंड नहीं। इंडियन इकोनॉमी की जो चैप्टर है उसको मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है इसमें सिलेबस में, पूरा एकदम ठीक ठाक नॉलेज गेन कर ली है। अब इस पर वीडियोज आने हैं, ठीक है, अब आने वाले समय में देखा जाएगा वीडियोज इस पर आएंगे या नहीं आएंगे, वो देखा जाएगा, क्योंकि मेरा जो प्रयास है आपको जून 2024 तक आपको 2 पेपर अवेलेबल करवाने का। देखिए सबसे ज़्यादा जो पेपर टफ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर होता है अकाउंटिंग वाला, ठीक है, अकाउंटिंग का, उसको ही क्रैक करेंगे सबसे पहले, सबसे टफ, जिसमें पास नहीं हो पाते उसी में पास करवाया जाएगा। बाकी आप अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले साल मतलब जो है नेक्स्ट सेशन तक हमारे जो है चारों के चारों बुक्स हम आपको कवर करके देंगे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, मेरे पढ़ाने की तरीके थोड़े डिफरेंट हैं, आपको अंदर तक बताऊंगा,
ठीक है, इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, दूसरों के मुकाबले मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में समय लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब उठाया टॉपिक और पूरा ऐसे ही पढ़ाता चला गया, जैसे ये मैंने बताया है आपको ऐसे मैं बताता नहीं हूँ। आप इसको पूरा कवर करने के लिए मुझे देंगे तो मुझे 10-12 घंटे दीजिए, तब जा करके मैं ये पूरा अच्छे से आपको एक एक टॉपिक पर हर एक चीज़ बताता हुआ चलूँगा। ओके, तो थोड़ा सा समय लगता है, पर यह है कि एश्योर्ड रहिए कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो पहली बात अच्छे मार्क्स की उम्मीद करिए, बढ़िया मार्क्स से। मैं अभी तक का मेरे ख्याल से मैंने जो मार्क्स देखे हैं शायद 87 मार्क्स तक मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्डर भी हमने दिया हुआ है, यानी CIB के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई हुई है हमारे स्टूडेंट की, जिसने CIB हमारे से प्रिपेयर किया हुआ था जब 3 पेपर हुआ करते थे, ABM, BFM और रिटेल के। ओके, उसकी मार्कशीट वगैरह भी हम आपको चाहेंगे तो दिखा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप है आपको पसंद आएगा। अभी इनिशियल स्टेज में हमारा चैनल है, तो ऐसे में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रा कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा आप प्यार दिखाएंगे हमारे चैनल को, एफर्ट उतना ही बढ़ता हमारा चला जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।